Yes, people, everyone on the screen, and let's do a nice quick revision of the entire insider trading regulation. चलिए, बहुत अच्छा सा रेगुलेशन है, ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं करता है रेगुलेशन. थोड़ा सा रिविजन किया और ये रेगुलेशन मस्ती से हाथ में आ जाएगा और इसका कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से एग्जाम में हैंडल कर पाओगे. चल, चैप्टर नंबर 11, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015. सबसे पहली चीज जो दिमाग में बैठ जानी चाहिए वो इसका ईयर, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015. कुछ बच्चे यहां पे गलती करते हैं और पता नहीं क्यों 2011 लिख देते हैं. इट इज 2015. 11 दूसरे केसेस में आता है, यहां पर आता है 2015. चलिए, सबसे पहले आती है कुछ डेफिनेशंस. इनसाइडर, वेरी इजी. इनसाइडर मींस अ पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन. फिर कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन भी देखी हमने बाद में, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन भी देखिए, पर यहां पे बताया इनसाइडर कौन होता है. इनसाइडर मींस अ पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन और एनी पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ और हु हैज एक्सेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. जिसके सिर पे बल्ब चालू है वो इनसाइडर है. कहने का मतलब जिसको जिस मोमेंट आपने यूपीएसआई दे दिया वो इनसाइडर बन गया. अरे आप एक ताकत लेके घूम रहे हो, इनसाइडर 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 इनसाइडर. आप जिस व्यक्ति को यूपीएसआई दे रहे हो वो तुरंत क्या बन रहा है आपका इनसाइडर. सो इनसाइडर की डेफिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है. इनसाइडर मींस एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन और हु इज इन पोजीशन और हैज एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ये पूछी जा सकती है. अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस एन इंफॉर्मेशन relating to company or its securities directly or indirectly. Unpublished, which is not generally available, price sensitive, which upon becoming generally available is likely to cause a material change in price. एक बार वापस एकदम आराम से. Unpublished price sensitive information, it's an information relating to company or its securities directly or indirectly. ठीक है. उसके बाद में which is not generally available, which upon becoming generally available is likely to cause a change, material change in price of the security. बिल्कुल सही है. Including but not restricted to, include करता है वो UPSI but restricted नहीं है. 1 2 3 4 5 बोलो क्या क्या. बहुत बढ़िया. सबसे पहला पॉइंट हो जाता है फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, एक्सपेंशन या फिर सच ट्रांजैक्शंस, और लास्ट आता है चेंज इन केएमपी. ये सब होता है यूपीएसआई. बहुत इजी. इसके बीच में एक छोटी सी डेफिनेशन आती है ट्रेडिंग की. ट्रेडिंग में कुछ दम नहीं है. ट्रेडिंग मींस एंड इंक्लूड्स subscribing, buying, selling, dealing or agreeing to subscribe, buy, sell or deal in any securities and trade shall be construed. अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो वो ट्रेड माना जाता है. ठीक है भाई. इसके बाद में मेन चैप्टर का पार्ट आता है जो रेगुलेशन नंबर 3 और रेगुलेशन नंबर 4 के बारे में बात करता है, जो हमने इस प्रकार से कुछ पढ़ा है. रेगुलेशन नंबर 3 प्रोहिबिट करता है यूपीएसआई की देनी एंड लेनी, कि ना तो आप यूपीएसआई किसी को दे सकते हो ना किसी से ले सकते हैं. मतलब रेगुलेशन नंबर 3 पहले कहता है यूपीएसआई आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, गिवन एक्सेस टू नॉट अलाउड. You can, if you have UPSI, you cannot communicate UPSI to anyone, you cannot provide UPSI to anyone, or you cannot give access of the UPSI to anyone. Further, anyone cannot procure UPSI or cause the communication of UPSI. तो UPSI ना आप किसी से लेंगे ना किसी को देंगे. दिस इज रेगुलेशन नंबर 3. बट इसके 3 एक्सेप्शन आते हैं कि इन 3 केसेस के अंदर आप UPSI का देना लेना कर सकते हो. दैट इज फर्स्ट लेजिटिमेट पर्पस. लेजिटिमेट पर्पस, P से परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डी से डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. इन पर्पस के लिए आप कर सकते हो. फिर हमने और डिटेल में पढ़ा था कि ये जो लेजिटिमेट पर्पस है ये क्या होता है. लेजिटिमेट पर्पस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है जो कि आपके बिजनेस की नीड है, उसके लिए आप कर सकते हो. फिर हमने फर्दर पढ़ा लेकिन अगर किसी को भी हम लेजिटिमेट पर्पस के तौर पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उससे उसका नाम, उसका पैन लेके रख लेंगे. एक लिस्ट बनाएंगे, नाम और पैन लेके रख लेंगे. किसी के पास पैन नहीं है तो उसका यूनिक आइडेंटिफायर लेके रख लेंगे. ये हमने आगे बढ़ा था फर्दर. फिर आता है रेगुलेशन नंबर 4. रेगुलेशन नंबर 3 कहता है यूपीएसआई का देना लेना नहीं कर सकते. रेगुलेशन नंबर 4 कहता है यूपीएसआई के बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते. इसके 5 एक्सेप्शन आते हैं कि 5 केसेस में ट्रेडिंग कर सकते हैं. पहला, ऑफ मार्केट ट्रेड है या फिर ब्लॉक डील मैकेनिज्म से ट्रेड कर रहे हैं और साथ में यू आर कंप्लाइंग विद दीस 3 कंडीशन. क्या? पहला, बोथ पार्टीज हैव यूपीएसआई, बोथ पार्टीज आर इनसाइडर, कि दोनों पार्टीज इनसाइडर है, दोनों पार्टीज के पास यूपीएसआई है. Second, both the parties are taking a conscious and informed decision. And third, they have not violated regulation number 3. ये कंप्लाई करते हो तो एक एक्सेप्शन में आ गए. फिर 2 इजी एक्सेप्शन आते हैं. ट्रेडिंग
बिकॉज ऑफ सम स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी अलाउड है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग परसुएंट टू स्टॉक ऑप्शन एंड ट्रेडिंग परसुएंट टू अ ट्रेडिंग प्लान। अगर ट्रेडिंग प्लान और स्टॉक ऑप्शन के तहत ट्रेड करो तो भी चलेगा। स्टॉक ऑप्शन में द प्राइस शुड हैव बीन प्री डिसाइडेड। फिर लास्ट आ जाता है यहां पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर 4 पॉइंट का ध्यान रखना है। The individuals who are taking the trading decisions are different from the individuals who had UPSI. बिल्कुल ठीक है। Second, those individuals who have taken the trading decision had no excess of UPSI. There are arrangement in place to ensure that there is no compliance, there is no non-compliance, and further there is no evidence to prove that there was any breach of the violation arrangement or any regulation, कि कोई breach भी नहीं था। यहां पे देखो तो प्रैक्टिकली 2 ही पॉइंट है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक और पॉइंट ला रखा है। वापस रिपीट करते हैं। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, दोज इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई वर डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल हु हैव टेकन द ट्रेडिंग डिसीजंस। दोज पीपल हु हैव टेकन द ट्रेडिंग डिसीजंस वर नॉट इन एक्सेस ऑफ यूपीएसआई। देयर वाज अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट इन प्लेस टू अवॉइड, to prevent the violation of the regulation, and there is no evidence that the violation or arrangement, that the regulation or the arrangement have been breached. ये होता है रेगुलेशन नंबर 3 और 4। इसके बाद में आता है हमारा सीधा टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान के बारे में सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो समझ में आना चाहिए कि कोई भी इनसाइडर अगर कभी भी ट्रेडिंग प्लान सबमिट करना चाहता है तो वो किसको करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर को ट्रेडिंग प्लान सबमिट करेगा। कंप्लायंस ऑफिसर चाहे तो उससे क्या मांग सकता है? एडिशनल अंडरटेकिंग मांग सकता है। उसके बाद में कंप्लायंस ऑफिसर डिसाइड करता है कि अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। अगर वो डिसाइड करता है अप्रूव करना है तो किसको फॉरवर्ड करता है? स्टॉक एक्सचेंज को, और वहां से डिसमिनेट की जाता है सबको। एंड उसके 6 महीने बाद आपका ट्रेडिंग प्लान इंप्लीमेंट होना शुरू होता है। अब ट्रेडिंग प्लान के बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि ट्रेडिंग प्लान के अंदर कभी भी आपको प्री क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रेडिंग प्लान के अंदर टेन्योर रहेगा मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कोई भी 2 ट्रेडिंग प्लान कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग प्लान जब भी देंगे उसके साथ में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लेने चाहते हैं या फिर वैल्यू ऑफ शेयर्स जो आप बाय करना चाहते हैं, इंटरवल जितने इंटरवल में आप लेना चाहते हो, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, डेट ऑफ बाइंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर। कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी 20th डे प्रायर टू क्लोजर ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड, अप टू 2nd डे फ्रॉम द फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोजर। तो ये पूरे टेन्योर तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट आता है, आपका एक बार ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया दैट इज इररिवोकेबल। आप उस ट्रेडिंग प्लान से डेविएट होकर भी कोई ट्रेड नहीं कर सकते। जो लिखा है वो करना कंपलसरी होगा। ऑल अबाउट ट्रेडिंग प्लान। फिर एक फुद्दू सा टॉपिक आता है डिस्क्लोजर। जब भी एक व्यक्ति केएमपी, डायरेक्टर, प्रमोटर बनेगा, प्रमोटर ग्रुप में ऐड होगा, उसको अपने सारी होल्डिंग विद इन 7 डेज इंफॉर्म करनी है। बहुत आसान। दूसरी चीज, कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन, आपकी कंपनी का डायरेक्टर, आपकी कंपनी का प्रमोटर, अगर एक क्वार्टर में कितना 10 लाख से ज्यादा एक्सीडिंग 10 लाख ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको 2 दिन के अंदर डिस्क्लोजर देना है। एज इजी एज दैट। खत्म हो गई बात। पेनल्टी कितनी लगेगी? पहले मुझे इंप्रिजनमेंट बता दो, अप टू 10 years, और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 25 crore और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड विचएवर इज हायर। इट्स डैम इजी। फिर हमारे 4 सवाल ऐसे आए थे जो कि एक्चुअली टॉपिक नहीं थे, लेकिन ये 4 सवाल थे। इन 4 सवालों के जवाब हमें पता होने चाहिए। ये 4 सवाल ऐसे थे जिसके अंदर कि यार एक लिस्टेड कंपनी को अपने स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस में अपने फिड्यूशियरी और इंटरमीडियरी को जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। इसमें इतनी सी चीज पड़ी कि आप किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपनी यूपीएसआई तो उसका नाम और उसका पैन लेके रखना है। किसी के पास पैन नहीं है तो उसका यूनिक आइडेंटिफायर लेके रखना है, कुछ भी नहीं। फिर आता है कि यार क्या सीरो, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्या स्टॉक एक्सचेंज को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए? अब रेगुलेशन कहता है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सर फिर कंप्लायंस ऑफिसर, तो यहां पर क्या कहना है? सुनना अच्छे से सुनना अच्छे से, एक बार में दिमाग में बैठा लो। ये कुछ ऐसा काम है जो दोनों का है। अगर कंपनी एक ही व्यक्ति को, शुभम शुक्लेचा को अपॉइंट कर दिया एज कंप्लायंस ऑफिसर एज वेल एज सीरो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शुभम शुक्लेचा की जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम तब आएगी जब एक कंपनी अपॉइंट करती है मिस्टर एक्स को एज कंप्लायंस ऑफिसर एंड मिस्टर वाई को एज सीरो, तब प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या करेंगे? फिर कंपनी की जिम्मेदारी की कंपनी प्रॉपर्ली रोल को बाइफरकेट कर दे कि किसका काम क्या है, कि ये चीजें डिस्क्लोज करने का काम कंप्लायंस ऑफिसर का है और ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का काम सीरो का है। कंपनी को डिफरेंशिएट कर देना चाहिए काम। अगर डिफरेंशिएट कर दिया है तो हर एक जन अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्क्लोजर का, और अगर डिफरेंशिएट नहीं किया है तो दोनों जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ में आ रहा है ना? एक और बार पूरी कहानी बोलता हूं, अच्छे से सुनना। जनरली कंपनी के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर और सीरो एक ही व्यक्ति अपॉइंटेड रहता है, तो पूरे कंप्लायंस की जिम्मेदारी उसकी है।
अगर कोई कंपनी को मस्ती है कि उन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर और सीरो अलग अलग अपॉइंट किया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि काम भी बाइफरकेट कर दे, जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है उन्हें भी बाइफरकेट कर दे कि ये वाली प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये बताएगा, ये वाली प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये बताएगा। अगर बाइफरकेट की है तो हर एक व्यक्ति उनके उनके रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर के लिए लायबल होंगे। लेकिन अगर दो लोगों को अपॉइंट भी किया है और बाइफरकेट भी नहीं किए, तो जो भी नॉन डिस्क्लोजर हुआ उसके लिए दोनों लोग जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। अभी क्लियर? चलो, बहुत फुदू है। उसके बाद में क्या कॉन्ट्रा ट्रेड अलाउड है क्या ट्रेडिंग प्लान में? नो, कॉन्ट्रा ट्रेड इज नॉट अलाउड। फिर आता है कि क्या जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता है, मार्केट क्लोज होता है, उस टाइम पे हम क्रिएशन ऑफ प्लेज या इन्वोकेशन ऑफ प्लेज कर सकते हैं? यस, क्रिएशन और इन्वोकेशन ऑफ प्लेज आप कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक हो गए। इसके एक्चुअली 4 टॉपिक भी नहीं, 4 पॉइंट्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में एक पहला टॉपिक आता है, इसके नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पहले एक छोटू सा टॉपिक आता है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। कि कंपनी क्या क्या कर सकती है इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। 4 चीजें। कंपनी को अपना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बनाना है। ऑडिट कमिटी जो है कंपनी की, उसको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है। कंपनी के पास रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए एंड कंपनी के पास एक विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो कंपनी अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल में क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है समझना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कंपनी किसको? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई कर लो कि किन किन एम्प्लॉइज के पास यूपीएसआई रहता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में यूपीएसआई को आइडेंटिफाई करो कि कितने कितने टाइप के यूपीएसआई होते हैं। फिर आप एडिक्वेट रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि यूपीएसआई किस किस को कम्युनिकेट किया जाएगा। देन यू मेक अ लिस्ट। यूपीएसआई किसी को भी मिल रहा है तो लिस्ट ऑफ पीपल हु आर रिसीविंग यूपीएसआई एंड एंटर इनटू कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट विद देम। मोरलेस यही है। रेगुलेशन फॉलो करो एंड पीरियोडिकली रिव्यू करते रहो। ये है जो हर एक कंपनी को करना होता है। याद रखने के लिए स्ट्रक्चर कैसा, कंपनी क्या क्या कर सकती है, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट कमेटी उसको चेक करेगा, रिटर्न पॉलिसीज प्रोसीजर होने चाहिए और विसल ब्लोअर पॉलिसी भी होना चाहिए। अब इंटरनल कंट्रोल में क्या होना चाहिए, आप एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई करके रखो जिनका यूपीएसआई आता है, आप यूपीएसआई को आइडेंटिफाई करके रखो, यूपीएसआई के कम्युनिकेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाओ एंड एक लिस्ट बनाओ। जो भी उसे यूपीएसआई किसी के भी पास जा रहा है, यू नीड टू हैव अ लिस्ट कि ये यूपीएसआई कितने लोगों के पास है। इसका आपके पास प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए और उन लोगों के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करो, उनको नोटिस भेजो, नॉन डिस्क्लोजर वगैरह वगैरह के जो भी आपकी पॉलिसीज बनती है उसको पीरियोडिकली आप रिव्यू भी करते रहो। रेगुलेशन जो है इनसाइड ट्रेडिंग का वो तो आपको फॉलो करना ही है। ये आर द मेजर्स व्हिच अ कंपनी कैन टेक टू एंश्योर कि यहां पे नॉन कंप्लायंस नहीं हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। इट्स एन ओके टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज डैम इंटरेस्टिंग। बिना नेक्स्ट टॉपिक पे जाए हमें याद कितना आता है देखते हैं। इंसेंटिव रिवॉर्ड। इंसेंटिव मिलता है अगर कोई भी इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन लाके देता है तो। इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना देखे भी, देखते हैं कितना याद आ रहा है, कोई भी अगर इंफॉर्मेंट के पास कोई भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म ये भर के इंफॉर्मेशन दे सकता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेंट के ऑफिस पे। ठीक है, वहां पे जैसी ये इंफॉर्मेशन आ गई है वो लोग इस फॉर्म का सब्सटेंस जो इफेक्ट है वो और एविडेंसेस जो है वो फॉरवर्ड करते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में और फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, सब लोग साथ में, इजी। दूसरा, रिवॉर्ड को लेके क्या क्या पॉइंट आपको पता है? रिवॉर्ड मैक्सिमम कितना होगा? 10% ऑफ द अमाउंट। बोलो क्या 10% ऑफ व्हाट? मॉनेटरी सेंशन। सुनना अच्छे से, यही डिफरेंस होता है कि कब मार्क्स मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। जब मैं आपको कहता हूं अभ्यास शीट को अच्छे से चेक करो, आप लोगों ने पेनल्टी लिखा है और मॉडल आंसर में मॉनेटरी सेंशन होगा। आप ये सोचो कि 100 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं 100 में से 5 तो मॉनेटरी सेंशन लिख कर आएंगे, तो 100% चेकर उनको ज्यादा मार्क्स देने के लिए झुकाव रखेगा ना। तो इन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। बाकी आपकी जो लैंग्वेज आपको जो बनानी बनाओ, लेकिन कीवर्ड चेंज करने की कोशिश मत करो। 10% ऑफ मॉनेटरी सेंशन जो है उतना मिल सकता है रिवॉर्ड, और मैक्सिमम 1 करोड़ कि ये जो भी होगा इसकी मैक्सिमम लिमिट आ जाती है 1 करोड़ की। ओके, मुझे बताओ इंटरिम रिवॉर्ड दिया जा सकता है क्या? यस, मैक्सिमम कितना? 10 lakhs दिया जा सकता है। फर्दर ये जो उसका रिवॉर्ड है वो उसको कब मिलेगा? जब एटलीस्ट 2 times ऑफ रिवॉर्ड हैज बीन कलेक्टेड एज मॉनेटरी सेंशन। इतना पैसा कलेक्ट हो चुका है तब उसको मिलता है। ये मेजर पॉइंट्स यहां पर हो गए। इसके अलावा छोटे छोटे और पॉइंट्स भी होंगे। अब आप देखो, जब भी आप किसी चीज का एक छोटा सा भी चार्ट बना लेते हैं, ये पॉइंट्स को याद रखना काफी इजी हो जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं इसके कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स यहां पे कि इन्फॉर्मेंट जो है
वो एलिजिबल रहेगा रिवॉर्ड के लिए, भले ही वो अपने ऑफिस में, अपने जहां पे काम कर रहा है वहां पे लीगल टीम को बताता है या नहीं बताता है। कोई भी व्यक्ति जिसने अगर एक बार भी डिस्क्लोजर किया है और उसके साथ में कभी भी गलत काम, हरासमेंट और किसी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके ऑफिस के अंदर, अगर होती है तो वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाकर रिपोर्ट कर सकता है। इजी। इसके बाद में एक छोटू सा इजी पॉइंट आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑफिस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इनका क्या क्या फंक्शन है। इनके फंक्शन में आ जाता है, मैं ऑफिस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हूं, रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग द वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, मेकिंग ऑल नेसेसरी डिस्कशन डिस्क्लोजर्स विद इन्फॉर्मेंट, क्योंकि इन्फॉर्मेंट का नाम हम सभी को तो बता ही नहीं रहे ना, तो जितने भी कम्युनिकेशन करना है वो हम करेंगे। उसके लिए एक हॉटलाइन भी मेंटेन करके रखेंगे, कुछ भी बताना चाहे तो बता सकता है। उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे उसके नाम को लेके। इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी से भी हम बात करेंगे कि यार रोज फोन आता है उसका पैसे मांगने के लिए, क्या कर रहे हो आप, तो इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी बताएगा कि कितना पैसा मॉनिटरिंग सेंशन में आ चुका है और कितने समय तक इसको पैसा मिलने वाला है। प्रेस रिलीज भी आप हैंडल करेंगे और साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट देंगे सेबी को कि हमने इस साल में कैसा काम किया, बिकॉज सेबी इस डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, तो सेबी को लगना तो चाहिए ना कि इट इज वर्थ इट जिस पे हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। तो साल में एक बार रिपोर्ट जाएगी, एनुअल रिपोर्ट टू सेबी। ये पार्ट जो नेक्स्ट आता है ये इंपॉर्टेंट आता है, अब स्टार मार्क टॉपिक, दैट इज रिजेक्शन ऑफ क्लेम फॉर रिवॉर्ड, कि कब आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सबमिट ही नहीं की है, रिजेक्ट होना ही है। अगर आपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं किए देन यू विल बी रिजेक्टेड, मतलब कोई इंफॉर्मेशन किसी और ने सबमिट कर दी फिर आप कर रहे हो, यू विल बी रिजेक्टेड। सेकंड आता है, एनी पर्सन हु हैज अक्वायर्ड द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बीइंग अ रेगुलेटरी एजेंसी लाइक सेबी, या फिर बीइंग अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सर्विलेंस विंग में आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम कर रहे हैं लाइक पुलिस। ये लोगों के पास अगर इंफॉर्मेशन आती है, वो लोग सेबी के पास में इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन में रिपोर्ट करके पैसे कमा नहीं सकते। फिर आता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट सेबी ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया है, तो मान लीजिए हर्षद मेहता के अगेंस्ट सेबी ने इनिशिएट किया, अब हर्षद मेहता बोल रहा है कि रुको मैं सबको फोड़ता हूं, और वो सबके नाम के टिप्स दे रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो हर्षद मेहता को रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल, कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर सेबी ने ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू किया है, अब वो अगर मान लीजिए आपको टिप भी दे रहा है तो उसको कोई भी प्रकार का रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में कोई व्यक्ति अगर आपको इंफॉर्मेशन तो दी बट उसके बाद में वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, आप उससे बात करें और वो इफ एनी पर्सन डिसाइड्स नॉट टू कोऑपरेट, तो उस केस में उसका रिवॉर्ड गेला। उसके बाद में एनी पर्सन हु नोइंगली मेक्स false, fictitious और fraudulent statement, या फिर a person gives false, fictitious, fraudulent evidence अगर आपको देता है, तो इस केस में भी उसको बेनिफिट कोई भी मिलने वाला नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आप हो यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर, जिसकी ऑब्लिगेशन ही है इसको जाके रिपोर्ट करना, उस व्यक्ति को रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी पैसे मिलने वाले नहीं है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 आर केसेस जहां पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, जहां पे आपको कुछ भी क्लेम के तौर पे मिलने वाला नहीं है। इसके बाद में दो डेफिनेशंस आती है, कनेक्टेड पर्सन एंड पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। अगर हम बात करते हैं कनेक्टेड पर्सन की, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पिछले 6 महीने में कंपनी से कनेक्टेड है किसी भी तरह से में 3 चीजें एक्सप्रेसली उन्होंने बोली है, फिड्यूशरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और इंटरमीडियरी। वही लिखा है क्या? देखते हैं। फिड्यूशरी, एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, फिड्यूशरी, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, कि कोई भी व्यक्ति पिछले 6 महीने में अगर कंपनी से कनेक्टेड इन एनी फैशन, और स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने फिड्यूशरी कैपेसिटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के अंदर, तो वो व्यक्ति कनेक्टेड पर्सन है। साथ ही साथ जो भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, इंप्लॉइज हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ रखता है, ये सब रहेंगे कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए, बट जो डेफिनेशन हमें याद करके चलनी है वो है पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड। पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड एक काफी खतरनाक सी डेफिनेशन है, इसको समझना अलग तरीके से है कि सबसे पहले कौन कौन लोग हैं जो डीम्ड टू बी कनेक्टेड है, डीम्ड इनसाइडर है। कोई भी एक कंपनी अगर काम कर रही है तो कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन के इमीडिएट रिलेटिव हैं वो सब हमारे डीम्ड कनेक्टेड है। एक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट उसकी डीम्ड कनेक्टेड है। एक कंपनी के जितने भी इंटरमीडियरी हैं जो सेक्शन 12 विद सेबी रजिस्टर्ड है वो सब उसके डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है। फिर लास्ट में 2 पॉइंट और आते हैं, आपकी कंपनी का जो भी बैंकर है, जो भी बैंक से आप सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका बैंक अकाउंट जहां पर है वो भी डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है। और लास्ट आ गया कि आपके डायरेक्टर के पास अगर किसी भी एचयूएफ पार्टनरशिप कहीं पे भी 10% स्टेक भी है तो वो भी आपके क्या हो गए, डीम्ड कनेक्टेड हो गए। तो
तो आपकी कंपनी में डीम कनेक्टेड के अंदर ये स्पेसिफिक 5 पॉइंट है। वापस एक बार, आपके जितने भी कनेक्टेड पर्सन उनके सारे इमीडिएट रिलेटिव डीम कनेक्टेड हो गए, आपकी कंपनी के होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट डीम कनेक्टेड हो गए, आपकी कंपनी के जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 डीम्ड कनेक्टेड हो गए, अंडर राइटर मर्चेंट बैंकर सब लोग डीम कनेक्टेड पर्सन हो गए, आपकी कंपनी का जो बैंकर है डीम्ड कनेक्टेड हो गया, और आपकी कंपनी के अंदर जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन बोल दो, आपके डायरेक्टर बोलो, उनके पास किसी भी कंपनी के, किसी भी एंटिटी के, किसी भी पार्टनरशिप के, एचयूएफ के अगर 10% कंट्रोल स्टेक ओनरशिप भी है तो वो एंटिटी और आप भी हो गए डीम्ड कनेक्टेड। पहले ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद में एक्स्ट्राज में बहुत कुछ है कि कोई भी एंटिटी की ट्रस्टी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एएमसी कंपनी, उसकी डीम्ड कनेक्टेड रहेगी। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन है, उनके सारे ऑफिसर्स डीम्ड कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड का एएमसी और उनकी ट्रस्टी कंपनी उनके डीम्ड कनेक्टेड रहेंगे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स डीम्ड कनेक्टेड रहेंगे, और एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज भी डीम्ड कनेक्टेड रहेंगे। ये उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं। Are we getting a fair idea? इस डायग्राम को भी बार बार देखते रहे तो ये वाले पॉइंट्स याद रह जाएंगे। पहले 5 पॉइंट जो कंपनी के डीम्ड कनेक्टेड हो गए, और फिर इन लोगों के लिए जो भी डीम्ड कनेक्टेड पर्संस होंगे वो भी इस तरह से याद किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ खास बचता नहीं है। ट्रेडिंग प्लान को लेकर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे। फिर हॉकिंस कुकर का केस आता है। इस केस का प्रॉपर्ली जवाब भी नहीं मिला, बट इसमें हमने कुछ चीजें सीखी। इसमें क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उनके पास कुछ शेयर्स थे, वो उन शेयर्स को बेचना चाहते थे। वो आए ट्रेडिंग प्लान सबमिट की कि इससे हम शेयर को बेचना चाहते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर बोला कि एक अंडरटेकिंग दो दैट यू डू नॉट हैव एनी यूपीएसआई, लेकिन वो अंडरटेकिंग देने लग गए। तभी पता चला ये तो कभी अंडरटेकिंग दे ही नहीं सकते, बिकॉज डायरेक्टर ऑलवेज हैव यूपीएसआई। हाउ कैन यू गिव एन अंडरटेकिंग कि आपके पास यूपीएसआई नहीं है। ये केस के लिए सेबी के पास गए। सेबी ने वही बोला जो लॉ में लिखा है कि देखो, कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग प्लान सबमिट कर सकता है, ट्रेडिंग प्लान को कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करता है, कंप्लायंस ऑफिसर चाहे तो एडिशनल अंडरटेकिंग मांग सकता है, और अगर आप इस तरह से अपने ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव नहीं करा पा रहे तो आप फॉलो करो अपनी कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में आता है चाइनीज वॉल पॉलिसी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। हर एंटिटी को चाइनीज वॉल पॉलिसी कैसे रखनी है, दे हैव टू एंश्योर दैट दे हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टॉक एक्सचेंज। पर उनको ध्यान रखना है जब तक वो यूपीएसआई रहता है, अनपब्लिश्ड रहता है, अपनी कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में वो लोग रहेंगे हु फ्रीक्वेंटली हैव एक्सेस टू, रूटीनली हैव एक्सेस टू यूपीएसआई, और एक्सटर्नल में सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, ये सब डिपार्टमेंट रहेंगे। उनको उनकी नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन देते रहो। और लास्ट पॉइंट आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में सबसे पहले सीएस की चेकलिस्ट, कंप्लायंस ऑफिसर की चेकलिस्ट पे आते हैं। डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे 3 लोगों का नाम था। बीओडी, बीओडी को कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में मदद करेंगे। डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन को एडवाइस करेंगे कौन डेजिग्नेटेड पर्सन बनेगा इस चीज के ऊपर। तीसरा चीज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को सारे के सारे डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन, फाइलिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव भी हम करेंगे, मॉनिटर भी हम करेंगे। यूपीएसआई को भी मॉनिटर हम लोग करेंगे। उसके बाद में प्री क्लियरेंस जो है उसको भी हम डिसाइड करेंगे, प्री क्लियरेंस का पॉइंट, और प्री क्लियरेंस कितने टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए वो भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक और पॉइंट था चाइनीज वॉल, तो चाइनीज वॉल पॉलिसी भी हम बताएंगे, और इन्फॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे भी किसको कितनी देनी है ये भी हम ही लोग बताएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट यहां पर आ जाते हैं एक सीएस, एक कंप्लायंस ऑफिसर के जो चेकलिस्ट है। फिर आता है केएमपी का चेकलिस्ट, फुद्दू सा चेकलिस्ट है, इनिशियल एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। फिर ध्यान से नोट्स में मत देखो, बीओडी की चेकलिस्ट 6 पॉइंट थे, 2 करके हमने याद किए थे। पहली चेकलिस्ट 2 कोड बनाना है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बना दिया। उसके बाद में डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन को आइडेंटिफाई भी करना है, उनका थ्रेशोल्ड भी बनाना है कि कितने थ्रेशोल्ड के ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए प्री क्लियरेंस चाहिए। 2 और पॉइंट बच गए, कौन से यारों? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के पॉइंट, कि आपको एनडीए साइन करना है, और यूपीएसआई अगर कभी भी डिस्क्लोज करें, इट हैज टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, एंड दिस इज ऑल अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग।